The Teacher's Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के 132वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, जो हमारे शो में आज शामिल होंगी। आज हमारे साथ हैं राजधानी दिल्ली से सीमा सक्सेना जी। उनका नाम जरूर सीमा है, लेकिन उनके टैलेंट की कोई सीमा नहीं है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। और आज उस असीमित टैलेंट के कुछ छींटे हमारे ऊपर भी गिरने वाले हैं, हम भी उसमें सरोवर होने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं दिल्ली से सीमा सक्सेना जी का, और साथ में ऋषिकेश से हमारे कोस्ट मुकेश बहुगुणा जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सीमा जी, स्वागत है आपका। और हमारे दिल्ली के ही एक प्रख्यात कवि और इस शो के गेस्ट रह चुके विवेक गौतम साहब, जो है शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं मैम को और हम सबको। गौतम साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गिरीश चंद्रा जी रोज की तरह सबसे आगे हमारे सामने जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवांगी पाठक जी हैं। तो मैम आज तो हमारा भी बहुत सीखने का दिन है, क्योंकि आप उस कला की पारंगत हैं, माहिर हैं, जिसमें हर कोई माहिर होना चाहता है, पारंगत होना चाहता है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप शामिल होने का। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ गई, अब आ गई जी। आपने मुझे इस टीचर शो में शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि टीचर्स को क्या चाहिए कि बात करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तित्व मिल जाए जिनसे हम अपने मन की बात कर सके। तो वास्तव में आप लोगों का शो बहुत बेहतरीन चल रहा है और आप बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह ये शो आगे बढ़ता रहे और हम समाज के लिए और यहाँ पर छुपे हुए व्यक्तित्व हैं उनको लाकर कुछ समाज के लिए प्रेषित कर पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अवसर दिया इस टीचर शो में पार्टिसिपेट करने का, शामिल होने का। आभार, अभिनंदन। जी सर। जी शुक्रिया मैम, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके वक्तव्य में संशोधन करना चाहूंगा। ये हमारा नहीं है, आपका शो है, हम सबका शो है। तो हम सबके शो के लिए आपने बधाइयां, शुभकामनाएं दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपकी जो गतिविधियां हैं वो इतने विस्तृत है कि पर मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा कुछ है। तो शुरुआत कहाँ से करें? आप सबसे पहले किस बारे में बात करना चाहेंगी? शुरुआत तो मैं आपसे ही कर लेती हूँ सर। आप हर व्यक्तित्व तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं, चंद पंक्तियां आपके लिए जरूर कहूंगी। आपके मन से ये बात निकलती है कि मेरा मन मुझसे कहता, ऐसी खुशबू जग में भर दूं, कोई प्यासा
मर ना जाए, पहले उसकी प्यासे हर लूं। तो आपने जो ये शो चलाया है, वास्तव में ये लोगों की प्यास करने का, क्योंकि जो हमारी शिक्षा है और जो भूख है, जिसे कहते हैं हम मानसिक भूख, उसको शांत करने का बहुत ही सशक्त जरिया आपने चुना है। उसके लिए आपका अभिवादन, अभिनंदन। जी सर, जी बताइए। बहुत आभार, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इत्तेफाक से हमारा जो शो का पहला सेगमेंट होता है, हम एक सवाल पूछते हैं और उसका सही जवाब देने वालों को एक खूबसूरत सा चश्मा माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से गिफ्ट किया जाता है। लेकिन इत्तेफाक से आज वो सवाल हम तक नहीं आ पाया, क्योंकि सवाल के जो क्रिएटर हैं, रचयिता हैं, लेखक हैं, बनाने वाले हैं, आदरणीय गिरीश जोशी जी दिल्ली से, वो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। और हेमंत बिष्ट सर भी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, जो आप ही की विधा के माहिर हैं एंकरिंग के। तो मैं सोच रहा था कि आज बहुत आनंद आएगा जब हेमंत सर और आप आमने सामने होंगी, लेकिन हेमंत सर इत्तेफाक से अभी हमसे नहीं जुड़ पाए। जैसे ही जुड़ेंगे हम बातचीत करेंगे। तो ये जो कला है मैम, सबसे पहले मंच संचालन से ही शुरू करते हैं। वहीं पर मेन आपका जो मुख्य जो कौशल है वो मुझे लगता है मंच संचालन है, जिसके लिए आप ज्यादा जानी जाती हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे काम किए, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक ऐसी विधा है कि जो हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शब्द भंडार चाहिए, बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत सारा तैयारी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो आप कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई कि आपको मंच मिला और आप फिर धड़ धड़ छा गई मंच पर? कैसे हुआ ये सब, जरा शुरू से बताइए। ऐसा है सर कि मुझे बोलने का, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, अपने विद्यार्थी जीवन में, तभी भी मैं मंच पर बोलने का काम किया करती थी और बहुत छोटी छोटी कहानियां, वक्तव्य, ऐसी चीजें मैं बोला करती थी। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती थी। फिर मेरा मन किया कि चलिए मैं कुछ ऐसा बोलूं कि स्टेज पर जो प्रोग्राम्स होते थे उनके बारे में बोलने लगी। और बोलने के लिए सर किसी शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। हम आज परिभाषा की तो बात ही नहीं करेंगे। परिभाषित जब चीजों को करने लग जाते हैं तो हमारा जो शब्द सीमा है वो बंध जाती है। तो आज हम दिल से दिल की बात करेंगे, अपनी भावनाओं की बात करेंगे, अभिव्यक्ति की बात करेंगे। और अगर आप अभिव्यक्ति के माध्यम से कुछ भी कहना चाहिए तो आपके मन में बस विचार होने चाहिए, और विचार सुंदर है तो हम उसको किसी भी तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण में कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की ये परंपरा है कि नदियों तक को माँ कहते हैं, नदियों तक को माँ कहते हैं, और पत्थर भी पूजे जाते, और सारी कायनात घर अपना, सबसे भाई के नाते। और यही तसव्वुर पुरखों का, अब रंग दो इस तस्वीर को, और प्यार की गंगा से धो डालो हर नफरत की तहरीर को। तो मेरा वक्तव्य हमेशा, या मेरी सोच हमेशा ऐसी ही रहती है कि हम जितनी भी नफरत है उसको मिटाते चले, और अगर नफरत मिट जाएगी, प्यार होगा, तो अपने आप की बहुत अच्छी अच्छी चीजें उभर के आ जाती हैं। और जब मैं मंच पर बोलने जाती हूँ तो वैसे मैंने कभी भी आज तक, शायद बहुत पहले मैं तैयारी करती थी, लिखती तो आज भी हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जिस बारे में मुझे पता लग जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसमें कौन आने वाला है, किस पर चर्चा होने वाली है। तो उसके मद्देनजर जो कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु होते हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं, और बाकी तो अपने आप ही निकलता चला जाता है स्पॉन्टेनियसली। क्योंकि आप जब टीचर हैं और एक व्यक्तित्व आपका ऐसा है कि आप समय को देख रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज के बारे में, तो आप बोलने में फिर पारंगत हो जाते हैं और बोलते रहते हैं। और आप जैसे प्रशंसक और आप जैसे लोग भी मेरे जीवन में बहुत रहे, जिन्होंने मुझे गाइड किया, और ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे एक तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया और मुझे बताया कि कहाँ मेरी कमियां हैं, कहाँ मेरी खामियां हैं, और किस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो बस धीरे धीरे पहले स्कूल, फिर स्कूल से बाहर, फिर अभी तो दिल्ली सरकार के काफी प्रोग्राम्स करती हूँ। तो अच्छा लगता है कोई हमारे मन की बात सुनता है तो उसके मन तक जाने का, क्योंकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम बहुत अच्छे से अपने विचारों की प्रस्तुति करें। तभी तो कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ की नदियों में वो मिठास है, यहाँ की हवाओं में वो खुशबू है, यहाँ की फिजाओं में वो ताजगी है कि जो आपके विचारों को और आगे और आगे और आगे ले जाती है। बस ऐसे ही धीरे धीरे आज मैं अब तक पहुंची हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं आपके सामने अपनी बात को कह पा रही हूँ। इसलिए मुझे आपका हर बार शुक्रिया करने का मन करता है कि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम को चलाया है, और आज मेरी ही नहीं
आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं चाहूंगी कि बहुत से ऐसे अध्यापक जो अपने मन की बात को नहीं कह पाते हैं, वो सबके सामने उसकी प्रस्तुति करें और बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को चलाएं। जी सर। वाह वाह, बेहतरीन। आपने मतलब इतना हमारा उत्साह बढ़ा दिया है कि फूल का कुप्पा हो गए हम। नहीं नहीं सर, वो तो आप अधिकारी हैं इसके। तो जैसे आप ही ने सिखाया जी। जैसे जामवंत ने हनुमान को जो उनका बल याद दिलाया था, ऐसे आप बहुगुणा जी को उनका बल याद दिला रहे हैं। आज बहुगुणा जी कई दिन बाद सो में आए हैं। बहुगुणा जी थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि आपकी पंक्तियां सुन के बहुगुणा जी की दवाइयां बंद हो जाएंगी। वो अब इस पे एक शेर आ गया याद कि उनके आने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से आ जाती है चेहरे पे रौनक। लोग समझते हैं कि हमारा हाल मरीज का हाल अच्छा है। जी, अच्छी बात है। गालिब ने कहा शायद, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं कि दिमाग का हाल अच्छा है। जी ऐसा ही कुछ है। हाँ बहुगुणा जी, बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा जल्दी। तो बहुगुणा जी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। जी मैम जी। बहुगुणा जी, आपके लिए चंद पंक्तियां कहूँ क्या? जी आपके लिए तो इतना ही कह देना काफी है कि हर मुश्किल का हल ढूंढेंगे, हर मुश्किल का हल ढूंढेंगे, आज अभी उस पल ढूंढेंगे, नेह नीर बनकर बरसे जो, हम ऐसे बादल ढूंढेंगे। तो ऐसे बादल हैं जो नेह नीर सर्वत्र वर्षा कर देते हैं और बहुत खुशनुमा माहौल कर देते हैं। तो आपका सादर अभिनंदन। जी सर, बताइए क्या आपका प्रश्न है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैम वो कौन सा ऐसा पहला कार्यक्रम था जो आपने जब माइक संभाला, मंच संभाला जाकर के सबसे पहले, और वो याद हो आज भी? पहला कौन सा कार्यक्रम था, कैसा आप महसूस कर रही थी? पहला कार्यक्रम मेरा उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपने नाम सुना होगा मुरादाबाद, जिसे पीतल की नगरी कहते हैं। हमारे पड़ोस में एक जगह है जी, चंदोसी। तो चंदोसी में मैं पढ़ी थी, और जब मैं कॉलेज में गई तो मेरा पहला कार्यक्रम था वहां पर डीएम वगैरह जो होते हैं उनके स्कूल्स होते हैं एक्चुअली, नगर निगम के जैसे आप कहते हैं। तो वहां पर द्वादश मंडल का एक स्कूल था और मैं वहां पर इंग्लिश लेक्चर अपॉइंट हुई थी, और तभी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो हमारी प्रिंसिपल ने कहा आज आपको बोलना है। तो मंच पर जाने के बाद सर मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहा कि मैंने क्या बोलना है, और जो लिख के ले गई थी बस उसी को पढ़ा। और जब पढ़ने के बाद मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आपने बहुत अच्छा बोला सीमा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा चेहरा इतना रेड हो चुका था कि मुझे मतलब सामने बैठे ऑडियंस भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पर दिल्ली में जॉब की, और दिल्ली के फिर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट भी रही सर एनसीसी में। मैं 8 यूपी गर्ल्स बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट थी। तो वहां पर मुझे कमांड करने का मौका मिला कि किस तरह से ट्रुप्स को कमांड करते हैं, मैं लीडर थी। तो फिर उसमें मेरी लीडरशिप क्वालिटीज और डेवलप हुई, और तब मुझे लगा कि किस तरह से कंट्रोल करना है माइक को, किस तरह से लोगों से बातचीत करनी है। बहुत छोटी सी जगह के हैं सर हम, उत्तर प्रदेश, और वो भी एक चंदोसी सी जगह। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि आप सोचोगे अच्छी सोच रखोगे तो आपके जो शब्द हैं वो खुद ब खुद दूसरों के मन में उतर जाएंगे। और शब्द ही तो है सर जो हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन करें, किस तरह से हम बातचीत करें। शब्द के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगी मैं आपसे। शब्द जो फूलों से महकते हैं, शब्द जो फूलों से महकते हैं, शब्द जो फूलों से दहकते हैं, शब्द जो बनते हैं तकिया भी, शब्द जो बनते हैं तकिया भी, लोरी भी, शब्द जो देते हैं ममता की डोरी भी, शब्द बनकर नश्तर जिगर में उतर जाते हैं, शब्द जो गीता कुरान बाइबल में समाकर समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। तो ये शब्द ही है। इन शब्दों का चयन हम जितने प्यार से करेंगे, जितना दूसरों के परोपकार के लिए करेंगे, और जितनी मीठी सोच से करेंगे, तो ये शब्द दूसरों के दिल में जरूर उतर जाते हैं। मैंने आज तक यही सीखा, और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए सर, लेकिन मैंने देखा कि जब मंच पर मंच संचालिका बोल रही होती है तो लोग वही कार्यक्रम देख रहे होते हैं जो हम दिखा रहे हैं, है ना।
कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि लोगों ने पूरी बात को सुना हो। पहली बार ऐसा हुआ कि पटनागंज विधानसभा में एक सिंथेटिक ट्रैक है जिसका इनॉग्रेशन किया गया, जो शायद दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा सिंथेटिक ट्रैक है, और हमारे मनीष सिसोदिया जी ने इसको बनवाया था पटनागंज विधानसभा में, जो हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी। तो जब उनके प्रोग्राम में मैं बात कर रही थी तो मैंने कुछ पंक्ति बोली, बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पहली बार किसी ने शायद मेरी हर बात को सुना है। और वो पंक्तियां क्या थी आपसे शेयर करना चाहूंगी। वो ऐसा ही था, वतन परिस्थिति के ऊपर कुछ पंक्तियां थी, कुछ एक बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने उनके सामने कुछ पंक्तियां बोली। तो बाद में भी उन्होंने मुझे बुलाकर ये कहा कि सीमा, आपने ये जो बोला ये क्या था। और पहली बारी शायद उन्होंने मुझे बुलाया और ये कहा, तब मैंने ये जाना कि शायद वो पूरी पूरी बात को सुनते हैं लोगों की और उनसे बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर इन पर बैठा पंछी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मैं वतन परस्त हूँ, मैं मुल्क परस्त हूँ, वतन परस्त हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो और मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो, सिर्फ तिरंगा रहने दो। तो ये पंक्तियां जब उन्होंने मुझे बुला के कि भाई जो आपकी एंकर बोल रही थी उनको बुला के लाओ, जब वो अपने रिफ्रेशमेंट रूम में गए थे वहां पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी फाइल दीजिए, आपने कहाँ से बोली थी। तो मैंने कहा सर मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और अपना पर्सनल नंबर दिया कि आप इस पे लिख दीजिए और उसकी फोटो खींच के अपने पास रख लिया, और मुझे नंबर दिया कि आपके पास इस तरह की और भी कुछ कविताएं हो तो आप मुझे दीजिए और आप बच्चों का एक ग्रुप तैयार कीजिए, क्योंकि वो बहुत सारा इस शैक्षिक नीति में उन्होंने काफी परिवर्तन किए हैं। वो कहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में बाहर से एंकर्स बुलाते हैं, क्यों बुलाएं, जब हमारे शिक्षा विभाग में हमारे शिक्षक और हमारे बच्चों की टीम आप तैयार कर सकते हैं। और तब से ही आपने देखा होगा सर, स्टेट अवार्ड में बच्चे ही जाकर एंकरिंग करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, सिर्फ वही सारा अनाउंसमेंट करते हैं, चाहे त्यागराज में जितने भी प्रोग्राम हो, आज तक अब बच्चे ही उस कार्यक्रम को संभालते आ रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि सुनने वाला श्रोता भी शायद बहुत पेशेंस से हमारी बात सुने किसी एंकर की, तो हमें अपनी बात कहने में भी बहुत आनंद अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि शायद हम उसके मन के या उसके मानसिक स्तर तक, उसके वैचारिक मंतव्य तक पहुंच पाए हैं, तो बहुत खुशी महसूस होती है सर जी। वाह, बहुत शानदार। और मनीष सिसोदिया जी के बारे में तो हमने इतना सुना, इतना देखा है, इतना जाना है कि उनका शिक्षा मंत्री होना जो है हमें गर्व से भर देता है। जितना उनको ज्ञान है, जितना गंभीरता से, जितनी सादगी से वो शिक्षकों को लेते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो वो हम सबके लिए एक नजीर हैं, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी। खैर, तो ये आपका अपने पहला अनुभव जो बताया, ये बहुत इंस्पायरिंग था कि आप पहली बार जब मंच में गई और फिर आपने एनसीसी का जिक्र किया। तो एनसीसी में मुझे भी सौभाग्य मिला रहने का। भगवान जी तो खैर एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सनालिटी हैं, वो तो इनसे तो क्या कहें, लेकिन आपको क्या लगता है कि एनसीसी कंपलसरी होनी चाहिए हमारे विद्यालयों में क्या बच्चों के सीखने के लिए? सर एनसीसी जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को भी, और आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से बच्चों को सपोर्ट देती है। स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो, जब हम बात करते हैं ना, अभी एक सब्जेक्ट की बात आ रही थी कल परसों की चर्चा में कि क्या देशभक्ति का सिलेबस होना चाहिए। बात चल रही थी कि देशभक्ति, तो हम ऐसे सब्जेक्ट्स ही क्यों न डालें। थोड़ा कैमरा नीचे करिएगा, आपका चेहरा। हाँ जी जी, अब ठीक है जी 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 बताइएगा। तो देशभक्ति की बात जब हम कर रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि सिलेबस होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। तो जैसे हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमारे सिलेबस में किताब तो नहीं होती थी, लेकिन नैतिक शिक्षा के नाम से एक किताब हुआ करती थी। और नैतिक शिक्षा में शायद आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत छोटी छोटी स्टोरी हुआ करती थी, पंचतंत्र की स्टोरी हुआ करती थी, या मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरी हुआ करती थी। तो हम बच्चे में, और पहले तो क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, नानी दादी बच्चों को कहानी सुनाया करती थी कि भाई
अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति तो हमारे ब्लड में होनी चाहिए, हमारी सोच में होनी चाहिए, हमारी समझ में होनी चाहिए। देशभक्ति ऐसी चीज नहीं है कि हम कहीं से उठा के किसी को दे सकते हैं। तो एनसीसी के ड्यूरेशन में मैंने ये सीखा कि वो आपकी बॉडी को इतना रफ एंड टफ बना देते हैं और आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से हम किसी की भी मदद करें। मतलब ये नहीं है कि आप देश के लिए ही मदद कर रहे हैं, किसी की मदद करना भी देशभक्ति है। किसी को सहारा देना, किसी को आगे ले जाना, परेशानी में किसी की हेल्प करना। और एनसीसी के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखा पाते हैं कि किस तरह से नॉर्मल ट्रेनिंग तो अगर सर आपने किया है तो आप जानते ही हैं, सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो, कि आपको हर तरह से फायरिंग की भी सिखाया जाता है, क्रॉस कंट्री भी सिखाया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं वहां पर। मतलब एक ऐसा ऑलराउंड डेवलपमेंट, जैसे बच्चे का कहते हैं ना पूरा सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो सर्वांगीण विकास के लिए कुछ ऐसे विषय हैं। हालांकि अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान स्काउट गाइड जुड़ा हुआ है, एनएसएस जुड़ा हुआ है, एनसीसी भी है, पर ये अगर हम कंपलसरी कर दें 12th तक के बच्चों के लिए तो शायद वो बहुत एंजॉय करेंगे। और उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, आजकल जो मोबाइल तक सीमित होके रह गई है, ये पर्सनैलिटी भी उभर के आएगी क्योंकि उनको फील्ड में काम करके सीखने का मौका मिलेगा। जी, तो मेरा तो ये विचार है कि अगर ये हो जाए तो हमें देशभक्ति के सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद लोगों में समझ आएगी कि हमें क्या करना है, सोच को बदलना है। बहुत बहुत अच्छी आपने बात की मैम, हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं और पूरा इत्तेफाक रखते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्रश्न है, हमारे एक दर्शक हैं गिरीश चंद जी, उन्होंने आपके लिए एक सवाल भेजा है, लेकिन उससे पहले मैं हमारा रोज का सवाल जो गिरीश जोशी सर पूछते हैं वो आज किसी वजह से स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, लेकिन सवाल उन्होंने भेजा है तो सवाल मैंने लाइव किया हुआ है स्क्रीन पर, मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रश्न है कि इसे प्रेम का शिलालेख कहा गया, प्यार की गहराई का द्योतक भी है, भाग्य से भी जोड़ा गया, इसके होने की उपमा एक सभ्यता की बसावट से भी मानी गई, इस पर शायरी भी लिखी गई और इसे धैर्य का निबंध भी माना गया। एक प्रसिद्ध साहित्यकार के शब्द प्रयोग में लाएं तो वह यह, नारायण की स्मृति रेखा जितनी कोमल और पवित्र है। किसकी चर्चा हो रही है? इस सवाल में किसकी चर्चा हो रही है? ये जोशी सर ने आज का सवाल भेजा है और आप सबसे अनुरोध है कि अपनी अपनी ज्ञान का भंडार, पिटारा, बैकलॉग खोलें, रिकॉल करें और इसका उत्तर दें। सही उत्तर देने वाले हमारे जो सबसे पहले दर्शक होंगे उनको माया ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा जो है हम इनाम में देते हैं और माया ऑप्टिकल्स के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे शो को खूबसूरत बनाने के लिए एक खूबसूरत सा चश्मा रोज इनाम के लिए रखा हुआ है हमारे शिक्षकों के लिए। और जो भी इसको जीतते हैं उन्हें हम घर भिजवाते हैं माया ऑप्टिकल्स के सौजन्य से। तो प्रश्न में फिर से दोहरा रहा हूँ, इसे प्रेम का शिलालेख कहा गया, प्यार की गहराई का द्योतक भी है, भाग्य से भी जोड़ा गया, इसके होने की उपमा एक सभ्य बसावट से भी मानी गई, इस पर शायरी भी लिखी गई और इसे धैर्य का निबंध भी माना गया। एक प्रसिद्ध साहित्यकार के शब्द प्रयोग में लाए तो यह, नारायण की स्मृति रेखा जितनी कोमल और पवित्र है। किसकी चर्चा हो रही है सवाल में, ये आपको बताना है दर्शकों, और जो सबसे पहले बताएंगे उन्हें खूबसूरत सा उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। गिरीश चंद्रा जी है मैम हमारे एक दर्शक, उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है, स्क्रीन पर लाइव है और मैं पूछ रहा हूँ सब। गिरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि एक मंच संचालक जो कि श्रोताओं के अंतर्मन को समझकर प्रस्तुतिकरण करता है, एक नौसिखिए मंच संचालक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, देखिए, जब कोई मंच संचालक होता है और नौसिखिया है तो ऑब्वियसली उसको एक रूपरेखा दी जाती है और उस रूपरेखा के आधार पर ही आपको बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो आपको अगर जो नौसिखिया होता है, क्या होता है सर, जब हम शुरू में बातचीत करते हैं तो शायद हम अपने आई कांटेक्ट को नहीं कर पाते, क्योंकि आई कांटेक्ट करने से अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ कैसा भी कुछ देख रहा है तो आप उससे अपनी बात को भूल जाते हैं। तो जरूरी है कि आप कहीं सामने देखिए और इमेजिन कीजिए कि आप पब्लिक को ही देख रहे हैं और बड़े प्यार से जो आपने पढ़ा है, लिखा है, उसको बोलते चलिए, तो वास्तव में आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। बस उसके लिए आपकी तैयारी थोड़ा जरूरी है। शुरू में आपको लिखना पड़ेगा, लिखकर ही आप उसको बोल पाएंगे, लेकिन एक बार आप शीशे के सामने खड़े होकर जरूर बोल के देख लीजिए, क्योंकि शीशा, आईना जो है
वो हमारा सबसे सशक्त माध्यम है ये बताने का कि हम क्या हैं। आईने से बेहतर आपको कोई भी नहीं बता सकता। मैं भी आपकी झूठी तारीफ कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन आईने में देख के आप अपनी शख्सियत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप जो भी बोलना चाहते हैं बहुत प्यार से बोलिए, अच्छे से बोलिए, और बोलना इतनी बड़ी बात नहीं है। बस बात है कि आप अपने मन को, अपने विचारों को केंद्रित करके बोले। तो अगर आपके विचार मन में केंद्रित हो रहे हैं तो आपके शब्द खुद ब खुद आपके मुंह से निकलने लगेंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अल्फाजों के मोहताज नहीं है। हम इंसान हैं और हम बोलना हमारी आदत में शामिल है, और बहुत प्यार से बोलना भी हमारी आदत में शामिल है। तो जब भी आप प्यार से बोलेंगे, मिठास से बोलेंगे और लोगों को अच्छे के लिए बोलेंगे, तो आप एक अच्छे एंकर खुद ब खुद बन जाएंगे, और आपको अपने आप पर भी फख्र महसूस होगा कि लोग आपकी बात को बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत आपने अच्छे तरीके से नए लोगों के लिए कुछ टिप्स दी, जो मुझे लगता है कि गिरीशन जी और बहुत सारे मेरे जैसे जो नए लोग हैं इस तरह सीख रहे हैं, उनके काम आएगी मैम। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके पहले कार्यक्रम की बात की थी, वो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाई। अब हम उस कार्यक्रम की बात करते हैं जो आपको लगा कि यार बहुत प्रॉब्लम हुई वहां पर, आप बहुत गड़बड़ा गए, फम्बलिंग हो गई, मजा नहीं आया, ऐसा भी कभी हुआ क्या? सर वैसे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा हुआ तो नहीं है मेरे साथ कभी, कि अगर मतलब हुआ भी होगा तो वो मुझे ही महसूस हुआ होगा, ऑडियंस महसूस नहीं कर पाई। हाँ, आप ही के क्योंकि हाँ, एक बार ऐसा ही प्रोग्राम चल रहा था जिसमें कि मतलब हमारे त्यागराज स्टेडियम में ही था वो प्रोग्राम। नहीं, एक इसमें था आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था, और मुझे बाहर का इंटरनेशनल प्रोग्राम था, और उसको मुझे एक दिन पहले ही कहा डायरेक्टर मैम ने कि आपको जाना है सीमा और उस प्रोग्राम को करना है। और वो कुवैत से हैंडबॉल फेडरेशन कर रही थी, और बाहर से भी लोग आए हुए थे। तो फर्स्ट में मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में आप हिंदी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश में ही बातचीत करनी होती है। हालांकि मेरा इंग्लिश भी ईश्वर की दया से थोड़ा ठीक ही है, ठीक ठाक है। तो जब मुझे प्रोग्राम करने के लिए दिया गया तो, लेकिन मेरे पास इतना, और वो 1.5 घंटे का प्रोग्राम था पहला, जिसमें कि सारी टीम्स का हमने वेलकम करना था, और शायद मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम पहली बार ही किया था अपनी लाइफ में। तो मुझे वहां के नाम पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई सर। जो मतलब कहीं कहीं के जो भाषा के उन्होंने नाम इंग्लिश में दिए हुए, तो मैंने पहले दिन तो कहीं गलतियां भी की नाम पढ़ने में, लेकिन जहां गलती होती थी मैं जल्दी से आगे निकल जाती थी, कि ताकि मतलब उसको दोबारा से प्रोनाउंस नहीं करती थी, ताकि लोगों को पकड़ ना आ जाए कि मैंने ये ऐसा कर दिया है। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनसे बोला कि आप मुझे लिस्ट दीजिए, और लिस्ट के बाद आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वहां पर 27 टीम थी, 27 देश से जो प्लेयर्स थे वो आए हुए थे। तो मैंने उनके सारे नाम हिंदी में लिखे, क्योंकि वो अलग तरीके के नाम होते हैं, उसको इंग्लिश के नीचे हिंदी में लिखती थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला। पहले दिन तो मैं सोच रही थी भाई ये 1.5 घंटा, जैसे आपके शो में आप जैसे विद्वानों के सामने मुझे लगता है ये 1.5 घंटा निकल जाए, ऐसा ना हो कि कोई त्रुटि हो जाए। तो ऐसा ही मुझे वहां पर इंटरनेशनल प्रोग्राम में उस दिन लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ गलती हो जाए। तो इतना बड़ा ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, बाहर की कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, और इतने बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स के सारे पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसलिए मुझे पहले दिन जितना डर लगा, लाइफ में कभी मुझे एग्जाम में भी उतना फोबिया नहीं हुआ लिखते हुए क्वेश्चन आंसर, जितना मुझे उस दिन महसूस हुआ। पर नेक्स्ट डे फिर मैं पूरी तैयारी के साथ गई, और मैंने उन नाम को पूरा लिस्ट देखे कि किसका मैच होना है, क्या होना है। और मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे हैंडबॉल के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ गोल होगा, ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। तो जब एंकर को उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है ना, तो बराबर में जो एक बंदा बैठा होता है ना, वो धीरे से स्लिप लिख के देता है कि इतना हो गया, इतना हो गया, ये स्कोर बोलना है। तो उसमें ये लगता है कि कभी कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि वहां पर स्कोर बोर्ड भी चल रहा है सामने ही, और वो टीवी पर लाइव आ रहा होता है वो प्रोग्राम, और बहुत सारे चैनल्स वहां खड़े हुए होते हैं। तो इसलिए मुझे उस प्रोग्राम में पहले दिन जितना डर लगा, शायद मुझे अपने रिजल्ट आने पे भी उतने कभी डर नहीं लगा कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो वो मेरा पहला एक ऐसा प्रोग्राम था, पर लेकिन दूसरे दिन से मैं बहुत यूज्ड टू हो गई।
जी और इसमें मैम, मेरे एक बार हस्बैंड ने मेरी बड़ी मदद की। जी बहुत अच्छी बात है। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कैमरा अपना नीचे करिएगा, क्योंकि आपका केवल गला गर्दन के ऊपर का हिस्सा हम देख पा रहे हैं, तो ऊपर की स्क्रीन काफी खाली है आपके। जी जी, अब हाँ, अभी अभी बेहतर है। सब ठीक है? जी जी, जी अभी ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो कृष्ण कुमार वर्मा जी हमारे ऑलराउंडर साहब हैं, आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, दिल्ली के ही है। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। आपका मंच संचालन कह रहे हैं कि मैंने देखा है, और आपके संचालन से श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस कला को कैसे सीखा जा सकता है, वो भी पूछ रहे हैं, बताइए। ऑलराउंडर साहब भी पूछ रहे हैं। सर बहुत 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 शुक्रिया, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप स्पॉन्टेनियसली बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत मीठे शब्द हैं सर के पास। ये कोई भी कहानी को बहुत अच्छे से, हमारे जो कैंप्स लगते हैं हिंदुस्तान जी स्काउट गाइड के, तो आप उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उसी समय कोई भी नाटक, कोई भी कहानी बहुत अच्छे से गढ़ के बच्चों को करा सकते हैं। तो आपको तो ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाना। मैं क्या कह सकती हूँ आपके लिए, आपकी तो आवाज भी बहुत अच्छी है। कहते हैं, मैंने आपके लिए कई बारी कहा है कि इस गहते नातीद की हर तान है दीपक, इस गहते नातीद की हर तान है दीपक, और शोला सा लपक जाए आवाज। देखिए बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक है आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझसे ये प्रश्न किया। जी, वर्मा साहब हमारे हर दिन कुछ न कुछ सवाल करते हैं, कोई न कोई मैसेज छोड़ते हैं, हमें बहुत उत्साहित करते हैं कृष्ण कुमार वर्मा जी। और दीपा तिवारी जी अल्मोड़ा से कह रही हैं कि बिल्कुल सही बात कही आपने, मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे कक्षा 7 में सिखाई थी कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, इस कारण मंच संचालन में मुझे कोई संकोच नहीं होता। जी बिल्कुल। और फरीदा शोक जी कश्मीर से तो कह उसमें रही हैं हमारे कि भाव भाव दिखते हैं। सल्यूट कर रही हैं फरीदा शोक जी आपको, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी तो अच्छा, ये इसके अलावा तीसरा हम उस पर आते हैं, संचालन की अगर अनुभवों की बात करें तो कौन सा ऐसा कार्यक्रम रहा कि जहां आपको सबसे ज्यादा आनंद आया, सबसे ज्यादा मजा आया कि आज तो मजा आ गया मंच में, मतलब इससे बेहतर कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कौन सा अनुभव रहा मैम, वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल। अभी हमारा एक्सीलेंस अवार्ड प्रोग्राम था, जी तो उसमें काफी मतलब हमारे जितने स्कूल में जो एक्सीलेंस होते हैं, एक्सीलेंट स्कूल्स होते हैं, उनको जी अवार्ड दिया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स को अवार्ड दिया जाता है। तो वहां पर मतलब मुझे सबसे ज्यादा अच्छा वहां लगता है, क्योंकि जब बच्चों को भी देते हैं और बच्चों की प्रतिभाओं के बारे में बात करते हैं सर। और इस बार तो मतलब जो स्टेट अवार्ड वगैरह हुआ, आप ये मान के चलिए कि मैं ये कह सकती हूँ कि भूतो न भविष्यति, मतलब ना हुआ ना होगा। हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से, पहले मुझे 2013 में मिला था अवार्ड, तो बस हम गए, अंदर गए, और जो है तब श्रीमती शीला दीक्षित जी थी हमारी उप मुख्यमंत्री, वहां पर जाके एजुकेशन मिनिस्टर मिसेस वालिया थी, उनसे हमने मतलब लिया पुरस्कार और आ गए। लेकिन अभी 2-3 सालों में जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, इनके संचालन में ये सारी चीजें आई हैं, तो इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम होता है कि फक्र होने लगता है खुद को कि हम अध्यापक हैं। इतनी अच्छी तरीके से बाहर भी प्रेजेंटेशन होता है आपके फोटोग्राफ के साथ, और आपको क्यों मिल रहा है ये अवार्ड, वो चीजों के बारे में भी लिस्टेड किया जाता है। फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदर लिया जाता है, प्रायर रिहर्सल होती है, और मंच पर जाना, पूरी तरह से अनाउंसमेंट होना, मतलब आपको लगता है कि यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहीं और जगह से आप आ गए हैं, इतना सम्मान मिलता है। तो मतलब ये इस प्रोग्राम में मुझे भागीदारी का मौका मिला और मैंने इसको एंकरिंग किया इसमें, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। और फिर वो बाद में टीम को बुलाकर अलग अलग तरीके से उनकी प्रशंसा करना, सभी टीचर, हर टीचर से बात करना, तो उस प्रोग्राम में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने भी अपना कॉलर पकड़ के थोड़ा ऊपर किया कि मेरी भी वैल्यू है, कि मुझे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मैडम इधर आ जाओ, इधर बैठो जरा, ये बात करनी है। तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि जब, और ये भी कह सकते हैं कि अपने पे गुमान हो जाता है ना। तो जब वो जी कहते हैं सारे टीचर्स मेरे अपने हैं और इनको लंच पे बुलाओ, हम अपने यहाँ लंच करेंगे, ऑफिस में बुलाते हैं पर्सनली, तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि जब हमारी कोई, मतलब हमें कोई सम्मान देता है। शिक्षक को सम्मान का ही भूखा है, हालांकि उसका दर्जा तो कबीरदास जी ने कितना ऊंचा दे दिया था
कि गुरु गोबिंद दो खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस गुरु की महिमा को थोड़ा थोड़ा गुरु के बारे में अच्छी अप्रोच है। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था उस प्रोग्राम में, और मन से मैंने उसको बहुत मन से मन संचालन किया था। बढ़िया। हमारे साथ आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से सीसीआरटी के पूर्व निदेशक हैं और इस शो में विशेषज्ञ टिप्पणीकार के रूप में हमारे साथ रोज रहते हैं। जोशी सर, आपका स्वागत है सर। आज सवाल आपने जो भेजा था वो मैं पढ़ चुका हूँ और उसमें 2 उत्तर भी आए हैं अभी तक। अच्छा, तो कार्यक्रम के अंत में आप बताइएगा। सीमा जी का प्रोग्राम सुन लेते हैं, वो तो प्रोग्राम हम उत्तर तो बाद में देख लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न आया था सीमा जी कि आप चूंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम का अनुभव आपको है एंकरिंग का, तो आप अपने आप को कैसे समृद्ध कर रही हैं, अपने आप को कैसे बढ़ा रही हैं? आपने कहा कि स्पोर्ट्स एक अनजाना विषय है, वीक तो नहीं कहूँगा, अनजाना विषय आपके लिए। और आज यदि आप देखें तो आईपीएल में कमेंट्री में महिलाओं की प्रतिभागिता जो है वो बढ़ रही है। पिछले साल तक उतनी नहीं थी, लेकिन इस बार तो जो ऑफ द मैच डिस्कशन होता है या आफ्टर द मैच डिस्कशन होता है उसमें जरूर लेडी कमेंटेटर रहती हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट रहती हैं। कभी सोचा आपने अब कि आप इस क्षेत्र में भी जाएंगी? सर मैंने तो अभी मेरा रुझान तो केवल एजुकेशनल प्रोग्राम्स की तरफ रहता है, पर हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में भी, क्योंकि त्यागराज स्टेडियम है, जितना भी आपका मतलब छत्रसाल स्टेडियम है, यहाँ के भी जितने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं, तो मैं पहले जो फिजिकल एजुकेशन वाले हमारे एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं शिवलोचन जी, तो मैं उनसे, वो बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, तो वो मुझे स्टेडियम में सारी चीजें बताते हैं कि ये इतने मीटर का यहाँ से होगा, इतने मीटर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसा है, हमारा ये पिच है, ये चीजें हैं। तो मैं काफी कुछ उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ। जब मैं किसी मैच के बारे में जाती हूँ तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट होकर और उनसे जो बेसिक चीजें हैं वो टिप्स लेके जाती हूँ, ताकि मुझसे कभी कोई गलती ना हो। और हर फील्ड में हर बंदा एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मैं शायद गलत चला गया, मैं बहुत डिस्कशन में चला गया। मैं आशा मेरा कमेंट्री से था, लेकिन कमेंट्री के अलावा भी अब आप कह रही हैं अचानक से आपको बुलावा आता है और कहा जाता है इस प्रोग्राम को कंपेयर करो, तो हर रोज आप अपने गले की कुछ एक्सरसाइज करती हैं? जैसे लता जी जो हैं वो कुछ चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं खाती, राइट? और ये हमेशा आपका गला जो है वो आपका सबसे बड़ा, आप एक सूत्रधार हैं। किसने, अतुल शर्मा जी ने लिखा भी, बहुत बिल्कुल ठीक लिखा कि ऑडियंस के बीच में और कार्यक्रम के बीच में जो बनता है उसका रोल आप निभाती हैं। लेकिन गले के लिए क्या करती हैं आप कि आप आवाज में उतनी मिठास रहे? यदि कुछ खट्टा खा लिया, रात को खट्टा नहीं खाना है, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें जो रोचक चीजें हों जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हम रसोई के ही चीजों से ही अपना वो करते हैं, जैसे कि अदरक है, अदरक की चाय। जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। अदरक की चाय है, आप लौंग और इलायची गले में, मुंह में रख लीजिएगा सर, तो भी उससे गला ड्राई नहीं होता। और एक योगी कंठिका करके एक गोलियां आती हैं छोटी सी, कोविड के ड्यूरेशन में भी अगर आप चाहें तो उसको गले में रखने से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अगर मैं नाम बोलूंगी तो वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। वैसे योगी कंठिका के नाम से एक आती है, और नहीं तो आप नॉर्मल जो लौंग होती है, लौंग और एक काली मिर्च, बस वो गले में रखिए। और थोड़ा ठंडे से परहेज करना ही पड़ता है सर, अगर आप ठंडा खाएंगे तो गला नेचुरली आपका खराब हो जाएगा। और हमें लगता है जब प्रोग्राम होने वाला है तो उससे एक सप्ताह पहले थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं कि अदरक की चाय पी ली, काली मिर्च का पानी बना के बॉइल करके पी लिया, और बस घरेलू चीजें ही है, और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता हो। चूंकि आप आवाज की दुनिया से हैं तो मेरे एक अंधविश्वास को जरा दूर करिएगा। यदि आपने सुना हो कि कहा गया कि पान में चूना, कत्था, सुपारी, इलायची, लौंग डलता है, लेकिन कोई यदि शरारत या मतलब उसमें सिंदूर डाल दे
तो कहते हैं कि गले की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या ये आपने भी सुना है? हाँ जी सर, मैंने भी सर सुना है, सुना है? ऐसा सुना है कि हाँ भाई ऐसा हो जाता है, पर मुझे आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता है कि या नहीं होता है। तो पान में कहते हैं कि मिलाने से नुकसान हो सकता है आवाज का। जी धन्यवाद मैम। कमेंटेटर, एक मिनट में, प्रसिद्ध कमेंटेटर या प्रसिद्ध उद्घोषक कौन रहे? जी सर, आपके प्रसिद्ध या आपके फेवरेट उद्घोषक, जैसे हम कहते हैं कि जसदेव सिंह जी थे। सर मैं स्पोर्ट्स से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखती हूँ उसको। नहीं, स्पोर्ट्स नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है सर। जी चलिए भट्ट जी आप पूछिए। जोशी सर पूछना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट कमेंटेटर एंकर कौन है? ये आवाज शायद नहीं आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मैम? नहीं। हेलो, नेटवर्क की दिक्कत लग रही है। वो शुरू से भी मैं कह रहा था कि कुछ है हल्का सा। जी आप सुन पा रही हैं मैम? हेलो, चलिए जब तक वो सुनते हैं सर, आपके सवाल का जवाब कृष्ण कुमार वर्मा जी जो हमारे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने एक भेजा है कि सौंठ कुलंजन मिर्च बच पीपर ब्राह्मी पान शहद संग सेवन करें कंठ कोकिला जान। वाह वाह, क्या बात। ये बड़ा अच्छा दोहा है, वर्मा जी ने कहीं से ढूंढ के भेजा हम सब के लिए। कुलंजन मिर्च बच पीपर ब्राह्मी पान शहद। बच क्या है जी? बच क्या है ये? सौंठ कुलंजन मिर्च बच पीपर ब्राह्मी पान। मैम आपने अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपने म्यूट कर लिया है। जी अब बोलिएगा। जी जी हो गया। हाँ आप सुन पा रही हैं? हाँ जी अब आ रही है आपकी आवाज। जोशी सर का सवाल था कि आपका पसंदीदा या आपका फेवरेट एंकर कमेंटेटर कौन है? क्या हो रहा है? आवाज थोड़ी कट रही है लगता, मतलब इसको सही करना। वो नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है मैम थोड़ा सा, क्योंकि बीच में भी आप रुक रुक के आप दिखाई पड़ रही थी हमें। अब आप सुन पा रही? फ्रीज्ड। ये सौंठ कुलंजन मिर्च बच क्या क्या मतलब है? ये कोई आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियां या कुछ ऐसी चीजें। वो सौंठ तो सब जानते हैं सर, कुलंजन मुझे भी नहीं पता क्या है। मिर्च सब जानते हैं, काली मिर्च से मतलब होगा ये मिर्च का। हाँ काली मिर्च। बच पता नहीं क्या है। पीपर पिपरमेंट होगा। ब्राह्मी भी एक वो है आयुर्वेदिक, और पान सब जानते हैं। तो देख के बताना भी ये कह रहे हैं बच पंसारी के यहाँ मिल जाती है, कह रहे हैं कृष्ण कुमार। तो वर्मा जी धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। ये चीजें शायद पान में पड़ती होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। शहद संग सेवन करने को कह रहे हैं। लेकिन आप जी मैम आप सुन पा रही? हेलो। हाँ जी जी सर, जी सर। जी आप सवाल सुन पाए थे मेरा? हाँ जी अब आ रही है मेरी आवाज आपको? ये हाँ आ रही है थोड़ा सा, लेकिन आप फ्रीज हैं। कट रही है सर आपकी। जोशी सर का सवाल था, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। हाँ जरा इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिएगा तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। आज सर कमेंटेटर नहीं पूछ रहा जी, कमेंटेटर नहीं पूछ रहा मैं, कमेंटेटर नहीं, उद्घोषक। अच्छा उद्घोषक। हाँ कमेंटेटर नहीं, क्योंकि कमेंटेटर तो ये मतलब वो मिसेस गांधी से जब हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो जसदेव सिंह जी या वर्ल्ड कप जब क्रिकेट का जीता तो मिसेस गांधी ने ये कहा था जसदेव सिंह जी को कि आपने तो हमारे वगैरह अच्छे। जी मैम बोलिएगा। आपके फेवरेट एंकर कौन है? जोशी सर पूछ रहे हैं। नहीं सुन पा रही है सर, मुझे लग रहा है नेटवर्क की समस्या है वहाँ पर। दिल्ली में अगर नेटवर्क ऐसा हो तो बाकी देश का क्या होगा सर? हर्षा भोगले थे उसमें तो, पर स्पोर्ट्स से मुझे ज्यादा कुछ इंटरेस्ट वैसे रहा नहीं है।
नहीं, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे, जोशी सर पूछ रहे हैं आपका फेवरेट जी एंकर अभी कौन नहीं है? आ रही मेरी आवाज क्या आपको? मंच संचालक, आ रही है आपकी आवाज? आवाज ही कट रही है। वो आप क्या नेटवर्क की दिक्कत है सर, थोड़ा सा मैम इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं दाएं बाएं कहीं किसी जगह पर जहाँ नेटवर्क अच्छा आता सुपर जी हो किसका प्रोग्राम देखते हैं वो जो आता है? वहां पर आप शिफ्ट हो जाएंगी तो शायद काम करने लगे और बेहतर। बाकी तो नेटवर्क की माया तो अपरंपार है, कभी दिल्ली में नहीं लगता, कभी ये कहीं कहीं लग जाता है बड़ी दूर दूर, तो इसका कुछ कह नहीं सकते। तो आज हमारे साथ हेमंत सर नहीं जुड़ पाए सर, अच्छा बहुगुणा जी जुड़े थे थोड़ी देर पहले, लेकिन वो हाँ, फिर बहुगुणा जी को डिस्कनेक्ट। मैं देख पा रहा जी था, सर। बहुगुणा जी तो आए थे शुरू शुरू में। हाँ जी जी सर आप सही सीमा है। जी शुरू में तो बिल्कुल ठीक जी थी। जी जी बताइए। हाँ, good। हाँ हाँ जी। जी, सवाल हम्म। फिर गड़बड़ हो गया सर, लग रहा मुझे। हाँ इस नेटवर्क का जो है, इसका संचालन कैसे किया जाए मेरी भी समझ में नहीं आता इस नेटवर्क का। हो जाएगा ठीक है। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई। तो अच्छा जब तक वो जुड़ती है सर, मैं बताना चाहूंगा कि कल हमारे शो में दिल्ली के ही एक और उभरते कलाकार रहेंगे, दीपक अमृत साहब, जो चित्रकला के शिक्षक हैं, कल शाम 7 बजे। और हम उनसे चित्रकला के बहुत सारे अभी तक हमने जो मेहमान आए हैं, उसके अलावा जो नए आयाम हैं चित्रकला के, उन पर बातचीत करेंगे, उनको सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो कल दीपक अमृत साहब दिल्ली से ही हमारे साथ होंगे। जी सर जी सर। सीरियस हैं थोड़े से दीपक अम्बुज, जी गंभीर चिंतक हैं। चिंता मतलब जी सर। जी, अब आप सुन पा रही हैं, देख पा रही जी हैं सर हमें? अब आ रही है मेरी आवाज बिल्कुल आपको? ठीक। जी जी हाँ, मैंने हमें तो आ डाटा रही है। जी जी जी, कर दिया ऑन। जी सर। अच्छा, तो जोशी सर का सवाल मूलतः ये था कि आपका पसंदीदा एंकर कौन है, कमेंटेटर नहीं, एंकर। अब पसंदीदा एंकर में सर मुझे जैसे अर्णव गोस्वामी एकदम सीधी बात करते हैं तो बहुत पसंद करती हूँ मैं उनको। हालांकि जो है जब पूछता है भारत में लोग सोचते हैं कि वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन एंकर का मतलब यही होता है कि उसको अपनी बात का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। ऐसे ही अभी जैसे एक कश्मीर से आपने किसी का नाम लिया था, जी, फरीदा शोक मैम थी। जिन्होंने जी उन्होंने मुझे जो सल्यूट भेजा था, तो मैंने जब बहुत पहले एक कविता लिखी थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनकी कश्मीर के लिए ही उनकी ये बताना चाहूंगी, उसी पर जी लिखी थी मैंने। तो सांझ सकारे चंदा सूरज, सांझ सकारे चंदा सूरज, करते जिसकी आरती, और शस्त्र श्यामला वीर वसुंधरा, जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। और केसर की क्यारी बाला कश्मीर है, और भारत के सुख सपनों की तस्वीर है, आज हिमालय की चोटी भी अपलक से निहारती। तो बहुत अच्छे से जब मैं छोटी थी तो ये गाया करती थी ऐसे करके, आज हिमालय की चोटी भी अपलक से निहारती, शस्य श्यामला वीर वसुंधरा, जय भारत जय भारती, जय भारती जय भारती। तो ये मैम के लिए मैंने अपनी कविता को सुनाया है कि मैंने ये बहुत, जब मैं 12th ग्रेजुएशन में थी तब मैंने ये प्रस्तुतिकरण किया था मंच पर जाकर। भट्ट जी क्वेश्चन इंग्लिश में भी डाल दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को हो सकता है इंग्लिश से कुछ हिंदी से प्रॉब्लम। हाँ, फरीदा शौक जी वगैरह को नहीं आया समझ में वैसे। उसके उत्तरों की लाइन तो ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, क्या चक्कर है पता नहीं। बट सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मैं म्यूट था।
तो मैं जी जी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ये शेयर करने को कहा सर ने, तो मैं उस धुन मुझे में भूल एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे तो मैं मैं जी जी मैं ये कहना चाह रहा था मैम कि एंकर मूलतः दो तरह के होते हैं। जैसा आपने थोड़ी देर पहले एक टीवी एंकर का जिक्र किया था, मैं बगैर नाम लिए कहना चाहूंगा कि एंकर दो तरह के हैं मूलतः। एक तो वो है कि जो अपनी बात कहते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, मेहमान को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देते हैं, व्यक्ति का अवसर देते हैं और उसको आजादी देते हैं कि कुछ भी बोले। दूसरे एंकर आज जो नई प्रजाति आजकल एंकर्स की आई हुई है, खासकर टेलीविजन में, वो इस तरह के हैं कि वो अपनी बात कह जाते हैं और मेहमान से भी वो वही सुनना चाहते हैं जो वो खुद बोलते हैं। उनके मुंह में भी शब्द ठूसने की कोशिश करते हैं और लगातार खुद ही बोले जाते हैं। मतलब बताइए बताइए बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। वो इतना चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि मतलब एंकरिंग के मायने वो बदल दिए। बात तो आप कौन सा एंकर पसंद है आपको? जी ऐसा है कि सर अगर हम एक सिस्टम में जाते हैं तो हर तरह के लोग हैं। अपनी बात को कभी कभी बहुत वजन से कहना चाहते हैं और कभी कभी बड़ी सरलता से कह जाते हैं। जहां पर हम जैसे, आप जैसे और हम जैसे लोग हैं, यहाँ पर तो एंकर की बात को सुनना पड़ता है, क्योंकि सुनकर ही समझ पाते हैं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अब 4 पंक्तियों में आपको कहूंगी तो शायद समझ आ जाएगा। ना जाने क्या आप सुनेंगे, ना जाने क्या आप सुनेंगे, ये जुबान क्या गाएगी। ना जाने क्या आप सुनेंगे, ये जुबान क्या गाएगी। ये भी सच है दिलकश रचना, ये भी सच है दिलकश रचना, सबके दिल तक जाएगी। तो जो अच्छी बात है वो बात तो सबकी, मीठी बात तो सबके दिलों तक पहुंच ही जाती है। तो वैसे तो पहुंचाने का बहुत ही सौम्य तरीका होना चाहिए बहुत, लेकिन कहीं कहीं पर एग्रेसिव होना भी पड़ता है अपनी बात को वजन देने के लिए। तो सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना लहजा है, अपनी अपनी जुबान है। तो हम तो यही कहते हैं कि क्यों हसरतों मातम में गुजारा जाए, जिंदगी को नए ख्वाबों से संवारा जाए। और तू मेरे साथ चले, मैं भी तेरे साथ चलूं, जिस तरह दूर तक दरिया का किनारा जाए। तो हम तो उस दरिया के किनारे की तरह बनना चाहते हैं कि आप और हम साथ चलें, साथ चलकर ही कुछ अच्छा, कुछ नया अपनी आने वाली पीढ़ी को दे जाए, ताकि वो हमें याद करे। नहीं तो कहते हैं ना कि पीढ़ियां हमारी करनी पर पछताएंगी, और पूरब की जो सूरज निकल रहा है वहां भी कुछ काला काला सा ही नजर आएगा। तो हमें बहुत कुछ अपने समाज को देना है, बहुत कुछ अपने बच्चों को देना है, ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ सके। और इस कोविड के ड्यूरेशन में तो आपको पता है कि बहुत मुश्किलात आ रहे हैं। हमें बच्चों को सिखाना ही पड़ रहा है कि आप किस तरह से अपनी शिक्षा की नीतियों को अपनाएं, किस तरह से पढ़ें। जब से ये कोरोना आया है तब से तो आपको पता है हालात ऐसे हो गए। हालांकि अब इसको पॉजिटिव भी लेते हैं कि इसने हमें सिखा दिया कि किस तरह से हम वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। जिस गूगल मीट के बारे में पता भी नहीं था, गूगल क्लासरूम के बारे में हम वाकिफ भी नहीं थे, उन चीजों को सोचने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कोविड के ऊपर भी एक छोटी सी कविता लिखी थी, क्योंकि जब शुरू में आपने देखा होगा मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लोग बहुत परेशान हो गए थे। हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से हम क्या करेंगे, और अभी भी है, अभी भी एक विचार है। तो मैं आपको अगर इजाजत हो तो उस कविता की चंद पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहूंगी। जी सर। उम्मीद है भागती दौड़ती रफ्तार वाली जिंदगी यूं थमेगी नहीं। उम्मीद है भागती दौड़ती रफ्तार वाली जिंदगी यूं थमेगी नहीं। एक नया सवेरा होगा, और सवेरा कैसा होगा? बच्चे कांधों पर बस्ते लटकाए घर से जा रहे होंगे या घर से निकलेंगे। सुबह सवेरे प्रार्थना स्थल पर गूंजेंगे सर्वधर्म प्रार्थनाएं। प्रार्थना स्थल पर गूंजेंगी सर्वधर्म प्रार्थनाएं, और स्कूल की घंटी टन टन से नई सुबह का आगाज होगा। नई सुबह का आगाज स्कूल की घंटी से होगा। उम्मीद है स्कूलों में खामोश कक्षाएं बेरौनक न होंगी। खिलखिलाते, गुनगुनाते, लड़ते झगड़ते बच्चों की मधुर मुस्कुराती आवाजें। आवाजें भी कैसी हैं? जो मधुर है और मुस्कुरा रही हैं। मधुर मुस्कुराती आवाजें जिंदगी को गुनगुनाएंगी। कोरोना महामारी विश्व पर है भारी, किंतु इसने सबको दी है नवीन उपकरणों की जानकारी। ऑनलाइन कक्षाओं को बच्चों तक पहुंचाकर
शिक्षा मंत्री जी ने दिल्ली शिक्षा व्यवस्था की नींव है सुधारी। दिल्ली शिक्षा घर सशक्त हाथों में है, इसलिए सपनों और नए हौसलों की उड़ान है जारी। आपने सिखलाया दिल्ली में ही नहीं, विश्व पटल पर माननीय शिक्षा मंत्री जी की सकारात्मक सोच है भारी। हम घर में रहें, खुद सजग रहें, हम घर में रहें, खुद सजग रहें, ये अपने बच्चों को और अपनों को सिखलाना बाकी है। कोरोना वैश्विक महामारी से हम जीतेंगे ये जंग, हौसला बढ़ाना बाकी है। बस चेहरे को ढककर, हाथों को धोकर बारंबार, बस चेहरे को ढककर, हाथों को धोकर बारंबार, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डिजिटल पेमेंट को हथियार बनाना बाकी है। जब हम ये कर लेंगे तो हम इस वैश्विक महामारी से भी निजात पा जाएंगे और बहुत जल्द ही ये दौड़ती रफ्तार वाली जिंदगी, जब हम अपने दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर खड़े होकर समोसे खाएंगे, पकौड़े खाएंगे और सर जो गोलगप्पे है वो भी खाएंगे, ये बहुत शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रहें, सजग रहें। यही सबके लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं कि आप इस तप से बहुत दूर रहकर स्वस्थ रहें। जी सर, तो मैंने ये छोटी सी कविता लिखी थी एक, जो बच्चों को भी मैंने अपने पास आई। जी सर। मैम, स्वस्थ रहें, सजग रहें, वो सब ठीक है। गोलगप्पे खाएं, समोसे खाएं, चाट खाएं, वो भी ठीक है। लेकिन बिल्कुल हर रोज एक प्रार्थना, जो जिनका देहावसान हो रहा है, जो फैमिली सफर कर रही है, उनके लिए, जी उनकी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करना भी जरूरी है। जी क्योंकि हमें नहीं पता कि किस घर में ये बीमारी आई है। अखबारों में सिर्फ यही आता है 47 मरे, 56 मरे, 23 मौतें हुई दिल्ली में या पूरे भारत में। लेकिन जिस घर से जा रहे हैं, जिस घर में विपदा आ रही है, वो शायद अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। तो एक प्रार्थना जरूर जरूर, वो चाहे हम मास्क पहने, हाथ धोएं, वो भी तो है ही ठीक, वो तो करना ही है। लेकिन उन सब के लिए भी एक प्रार्थना, क्योंकि हमारे भाई बंधु इस विश्व के हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी बनता है। बहुत सुंदर आपने लिखा, गद्यात्मक कविता। जी, अभी मैं नेक्स्ट टाइम इसमें 2 पंक्तियां और जोड़ के और आपको व्हाट्सएप कर दूं। जी, बहुत आपकी बहुत बात धन्यवाद। बहुत सही है, सटीक है और अच्छी बात है। कहते हैं ना, मेरी बात के माने दो, व्हाट्सएप करें ना करें, बुरा लगे उसे जाने दो। आपने बहुत व्हाट्सएप सही करें ना और करें, सटीक बात करी। नहीं, व्हाट्सएप करें ना करें, लेकिन जितने हमारे श्रोता हैं, जितने हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, हम उसको एक नियम बना लें कि, क्योंकि ये हाँ, अदृश्य जो जीव आया है ना, ये भयानक है, भयानक। और क्योंकि मेरे घर में एक बहुत दूर के रिश्तेदारों में 2 मौतें ऐसी हुई हैं, तो मुझे ये लगा कि जीवन तो चल रहा है, मार्केट में जाइए तो वो चहल पहल, धीरे धीरे रौनक आ रही है, लेकिन किसी घर में हो रहा होगा तो उस घर का हम नहीं जान सकते। बच्चे जा रहे होंगे, बूढ़े जा रहे होंगे, सब चिंतित हैं। तो एक प्रार्थना कर दें, वो ब्रह्मांड में कहीं जाएगी तो हो सकता है कहीं किसी का भला हो जाएगा, हम सबका भला हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर लिखा, सब चीजों को आपने समेटा अपनी कविता में। ये भी डाल दीजिएगा, 2 लाइनें अच्छी हो जाएगी, और मुझे लगता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी धन्यवाद सर। और जिन बातों का जिक्र है, हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने बेफिक्र हैं कि वो गोलगप्पे भी खा रहे हैं, घूम भी रहे हैं, सब पहले की तरह करने लगे हैं। तो कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जितना कोरोना हल्का है उससे भी हल्के में वो ले रहे हैं। खैर, लेकिन इस वजह से ये दर्द छलका भी था जब माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपना अभी अंतिम संदेश दिया था, इस मतलब जो लास्ट का संदेश था, अंतिम तो नहीं, लास्ट का जो संदेश था, उसमें वो दर्द उनकी आवाज में था, वो चेहरे पे था कि वो कितने चिंतित हैं। एक प्रधान सेवक होने के नाते वो दिख रहा था उनके चेहरे स्पष्ट रूप से। अच्छा मैम, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं मंच पर, क्योंकि हमारा कमिटमेंट होता है तो हमको संचालन करना है, वो तय होता है। लेकिन कई वजहों से हमारा मन ठीक नहीं होता, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो उसके बावजूद जाकर के मंच में प्लास्टिक स्मेल करनी पड़ती है, जबरन मुस्कुराना पड़ता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती हैं। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? हाँ सर, बहुत। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है ये घटना। मेरे जो हस्बैंड है वो बीमार थे
उनका जो है, उनको एक थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम था, तो एक छोटी सी सर्जरी होनी थी, अच्छा प्रोस्टेट की सर्जरी होनी थी, तो वो हॉस्पिटल में थे। लेकिन उस दिन हमारे स्कूल में हमारे जो मिनिस्टर सर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने आना था। और क्योंकि हम 15 दिन से उस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं हो, मेरी आवाज आ रही है ना सर आपको? जी, आ रही हाँ जी, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि लास्ट मोमेंट पे कोई और एंकर आ जाए और उस प्रोग्राम को, क्योंकि जहाँ पर हमारे मंत्री जी वगैरह आ रहे होते हैं, हमारे विधायक सर हैं, मंत्री जी हैं, तो सभी लोगों ने उस प्रोग्राम में आना था। और हमारी जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संध्या शर्मा, उन्होंने बहुत लार्ज स्केल में ये विवेक विहार फेज 2 में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया था, क्योंकि हमारी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना था। नई बिल्डिंग बनी है, वहां पर पायलट स्कूल है। तो एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और मैंने उनको एडमिट कराया मैडम में। तो मैडम ने कहा कि आप कहाँ हो सीमा? तो मैंने कहा मैम मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। कहते लेकिन हम लास्ट मोमेंट पे ऐसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सारी समझी मेरे पास थी और हमारे साथ कोई को एंकर भी नहीं होता। स्कूल में जनरली एक ही टीचर जो करते हैं वो करते रहते हैं। तो नाम वगैरह भी सब मेरे पास थे, प्रोग्राम की लिस्ट भी मेरे पास थी, मुझे पता था कहाँ पर क्या फिलर डालना है, किसको बुलाना है। तो इस तरह से उन्होंने कहा नहीं, आपको आप देख लो, अगर नहीं आ सकती हो तो वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। उन्होंने कहा नहीं तो फिर मैं मंच संचालन करूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनको बोला मैडम कोई बात नहीं है, कल मैं आ जाऊंगी। हालांकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड का उसी दिन सर्जरी है और वो प्रोग्राम होना था 10:30। तो मैं अपने घर से, मेरी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर नेहा सक्सेना गायन है, और वो इसमें यशोदा में भी और गाजियाबाद में उसका अपना हॉस्पिटल है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, कहते पापा के पास, तो मैं वहां जा सकती हूँ। तो मैंने उसको वहां छोड़ा और मैं उसको बोला, मैंने कहा तुम एक साड़ी लेके आना घर से। और जो है वो, क्योंकि जब वो छोटी होती है देखने में और अभी अभी उसने ज्वाइन किया है, तो वो मेरी साड़ियां पहन लेती है कि थोड़ा बड़ा दिखने के लिए, कि मम्मा मेरी वजन नहीं होता बात का पेशेंट के सामने। तो मैंने कहा कोई एक साड़ी ले आना। वो लेकर आई गाड़ी में, मैंने वो साड़ी ली और मैंने स्कूल में जाकर, हमारे एक आर्ट रूम है वहां पर, वो साड़ी चेंज की। और चेंज करने के बाद फिर मैंने सर वो मंच संचालन किया। हालांकि वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे पता था कि उस समय मैं मतलब मन से शायद उतना अच्छे से लाइव नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक संचालक को ये चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि चेहरे पर, कहते हैं ना, एक चेहरे पे नया चेहरा लगा लेते हैं लोग। तो उस समय तो शायद यही करना पड़ता है कि एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगाकर, क्योंकि जब हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं कहीं अपने दर्द को भी छिपा लेना पड़ता है। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, शायद शिक्षक की परिभाषा भी यही है कि मेरी मुस्कान बच्चों से, मेरे आंसू उन्हीं से है, मेरी आवाज उनसे है, मेरी ताकत उन्हीं से है, उन्हीं में झूठ सच में भेद क्या है ये सिखाती हूँ। मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाती हूँ, मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाती हूँ। तो इसीलिए शायद मैं उस समय फुल पॉइंट्स। बढ़िया। जी सर, तो जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। शायद उस समय हम अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को छुपा जाते हैं। पर जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, मैंने तुरंत कैब बुक की और वापस कर गए। जी बहुवड़ा जी, क्या कहना चाहते हैं? जी सर। नहीं, मेरा नाम गिरीश जोशी है। बहुगुणा जी आज विदेय हो गए हैं। अच्छा, सॉरी। मैं नहीं, कोई बात नहीं। मैंने इस प्रोग्राम में पहले कहा था कि एक टीचर को 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। जी एक, जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिलता है, पूरे परिवार में कितनी खुशी होती है, सत्यनारायण जी की कथा होती है, पार्टीज होती हैं, जॉब लग गई। दूसरा, जब वो क्लासरूम में जाता है या उससे पहले जिस दिन जाना है, एक कमिटमेंट अपने लिए याद रखना चाहिए कि मेरी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। और यदि आप अपनी मौत को याद रखते हैं तो आप अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। और तीसरा, आप एक जोकर बनते हैं। जोकर वो नहीं जो हंसता रहता है, जोकर वो है जो अपने दर्द को अपने सीने में छिपाता है लेकिन दूसरों को खुशी देता है। और ये तीसरा काम आपने उस दिन किया जिस दिन आपके पतिदेव जी का ऑपरेशन था। आपने वो दर्द जो था वो अपने सीने में छुपाया और आपने लोगों को वहाँ एंकरिंग करके एक सूत्रधार का बहुत अच्छा रोल निभाया। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में ये कार्य किया। वो सिर्फ आप जानते हैं, आपकी प्रिंसिपल जानती होंगी कि आपके दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन आपने
उसको बहुत अच्छी तरह निभाया। इसके लिए मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। जी, वो कुछ लाइनें हैं कि अपने पे हंस के खुद को जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। राज कपूर साहब की फिल्म है मेरा नाम जोकर, जो खुद मेरा नाम जोकर। जी, एंकर का रोल भी ऐसा ही है कि वो अंदर कुछ भी चल रहा हो लेकिन उसको सब छुपा के अच्छा अच्छा सामने देना होता है मुस्कुराते हुए। तो ये आपने बड़ी रोचक घटना बताई और हम सबके लिए सीख है ये, जो आपने बताया कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो उसको सहन करना है, उसको मुस्कुराते हुए जो है आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपके, अच्छा, ये किशन कुमार वर्मा जी कह रहे हैं घटना है कि टीवी पर एंकर समाचार पढ़ रही थी, उसने एक सड़क दुर्घटना की खबर पढ़ी। खबर उसी के हस्बैंड की थी जिनकी उस दुर्घटना में डेथ हो गई थी, फिर भी उसने समाचार पूरा पढ़ा। तो वर्मा साहब बड़े कमाल कमाल के फैक्ट निकाल के लाते हैं, बड़े रोचक और बड़े फिल्मी किस्म के भी ये फैक्ट होते हैं, हालांकि ये सच होते हैं, लेकिन खैर। तो अब हम आपको थोड़ा सा एक ये एंकरिंग वाली बातें हमने आपसे काफी सीखी, जानी, समझी। आप स्क्रिप्ट राइटिंग में भी काफी रुचि रखती हैं और आपने लिखा भी होगा रेडियो के लिए या नाटकों के लिए या दूसरे माध्यमों के लिए। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्क्रिप्ट एक अच्छी स्क्रिप्ट की क्या खास बातें हैं, थोड़ा सा बताइएगा हमको। जी सर, ऐसा है कि मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक रहा है, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह कराना, या जो है कि स्ट्रीट प्ले वगैरह भी मैंने बहुत कराए हैं। बेटियों के ऊपर भी जैसे पहले बहुत सारे नाटक चलते थे वो भी कराए हैं और हमारे स्टेट लेवल तक भी सेलेक्ट हुए हैं। खुमनगेड़ा डाइट है दिल्ली में, वहां से एक बुक पब्लिश हुई थी नुक्कड़ नाटक की, जिसमें मेरे 6 नाटक उन्होंने पब्लिश किए और लिखे, और बहुत अच्छे से हमने वहां पर उस नाटकों को किया। तो हम उसमें ये सोचते हैं कि पहले तो विषय हमारा कैसा है, क्या है, और उस विषय से रिलेटेड हम क्या चीज नया करके उसको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ बहुत कुछ है, लेकिन हम उसको किस तरह से ऐसा करें कि हमारी चीज ही बहुत बेहतरीन लगे, या हमारी चीज में ही लोगों को बहुत अच्छा इंटरेस्ट आए। तो हम समाज की जो परिस्थितियां हैं, समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको आधार मानकर भी कुछ, और जो फीलिंग्स होती है ना सर, जैसे करेक्टर में हमें डालना है, मुस्कुराना है, गुस्सा दिखाना है, रोष दिखाना है, तो उस चीजों में ऐसे वजनदार शब्दों के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी लिखते हैं ब्रैकेट में कि इस तरह का आक्रोश आपके चेहरे पे नजर आना चाहिए, या आपके चेहरे पे दर्द नजर आना चाहिए, आपके चेहरे पे मीठी मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके चेहरे पे खिलखिलाहट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक शब्द के माध्यम से उसको जो हमारा कैरेक्टर है उसको परिचित कराते हैं कि वो इस तरह से ही प्ले को करेगा। तभी जो स्क्रिप्ट राइटिंग में मतलब यही रहता है कि जो हमारे, और कोई भी सब्जेक्ट हम लेते हैं तो उस सब्जेक्ट का एक तरह से हम पूरा चेहरा बनाते हैं। तो चेहरे में सबसे इम्प्रेसिव आप देखिए आंखें होती हैं, जो हमारी नजर है, कहते हैं ना नजर को रहने दीजिए नजर की तरह, और मधु को मत कीजिए जहर की तरह, और हमको इस उसमें मत बांटो यारो, हमको तो रहना है नदी की लहर की तरह। तो नजर और नजरिया, आपकी सोच मीठी होगी तो नजर, यानी कि हम सब्जेक्ट को लेते हैं कि उस पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहे, और उसके बाद आप देखिए जो आप बोलते हैं, है ना, क्योंकि पर्सनालिटी की 3 ही क्वालिटीज होती है, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव। क्योंकि जैसे आप चल के जाते हैं आपके व्यक्तित्व का परिचय हो जाता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं। और जब आप बोलते हैं तो आपकी भाषा से, आपके बोलने के तहजीब से, आपके तरीके से, आपके शब्दों के चयन से ये पता लग जाता है कि आप में कितनी गहराई है ना। और आपका व्यवहार, अगर आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार भी आपका बहुत अच्छा है, तो आप परफेक्ट फिगर माने जाते हैं। तो इसी तरह से हम उसमें शब्दों का चयन बहुत अच्छा करते हैं, जो हमारी शब्दावली होती है वो बहुत सुंदर होती है, उसका एक्सप्रेशन हम बहुत अच्छे से करते हैं स्क्रिप्ट पे, और कोशिश करते हैं कि जो करेक्टर उसको प्ले कर रहा है वो उसी तरह का करेक्टर हो। जैसे कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया है तो बड़ा लंबा चौड़ा इस तरह से। तो हमारे नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट वगैरह बहुत बढ़िया जाती है सर। यूट्यूब पे भी हमारा पड़ा हुआ है एक शिक्षा की नीतियों के ऊपर, बहुत बेहतरीन और काफी सराहा गया। और एक मैंने इसमें भी किया था, स्टेज पर भी प्रोग्राम किया था, जो बेटी बचाओ उसमें भी किया है। और आपको पता होगा दिल्ली सरकार की एक स्कीम थी जिसमें कि हम
खुशियों के बारे में बात करते थे। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया था, तो उसमें भी हमने बच्चों के साथ वो किया और बहुत सक्सेसफुल रहे ये नाटक हमारे। तो हम जो भी लिखते हैं, बस मैं तो यही कहती हूँ कि आप दिल से लिखिए, पहले अपने विचारों के पॉइंट्स को बनाकर कागज पे उतार लीजिए, फिर सोचिए कि इस पॉइंट्स को आप और कितनी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और एक शब्द सीमा का भी ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि मेरा नाम सीमा है और शायद मैं अपनी सीमा से ज्यादा बातचीत कर लेती हूँ, तो शब्दों को भी सीमित दायरे में रखकर, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा किसी बात को एलोबोरेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या कर देते हैं, तो सामने वाले को वो बोरियत महसूस होने लग जाती है। मतलब टू द पॉइंट, चुटकियों में उस मसले को हल कीजिए आप, एकदम से आपकी स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो मैं तो इसी तरीके से इस नीति पे काम करती हूँ। बस ये अच्छा पढ़ने वालों को लग जाता है, को लग जाता है। तो मेरी कहानियां हैं नैतिक शिक्षा के रंग जीवन के संग, जो दिल्ली सरकार में लगी हुई है 1ली से लेकर 8वीं तक की। उसमें भी मैंने बहुत छोटी छोटी कहानियां ऐसी ही लिखी हैं। जैसे कि एक मैंने पिक्चराइजेशन किया, मैं कह नहीं सकती मेरी ड्राइंग अच्छी है या नहीं, लेकिन उसके किताब में सारा छायांकन मेरा ही था। तो उसमें मैंने एक बहुत छोटे से पक्षी को दिखाया, एक चिड़ैया है, बहुत छोटी सी चिड़ैया ही उसको शब्द दिया। चिड़िया कहने में शायद इतना मजा नहीं आता। एक चिड़ैया है, अपना घरौंदा बनाती है, घोंसला बनाती है, उसको मैंने कहा घरौंदा बनाती है, घोंसला बनाकर पेड़ पर रहती है, बहुत तेज तूफान आता है तो वो घोंसला हिलने लग जाता है ऐसे। तो चिड़िया अपने पंखों में अपने बच्चे को समेट लेती है और तभी एक वहां शिकारी आ जाता है। जो शिकारी, उसमें ऐसा दिखाया था चित्र में कि इधर से गोली चल रही है, ऐसे धीरे धीरे जा रही है और वो चिड़िया के पंख को छूकर उसको लग जाती है, लेकिन वो चिड़िया बच्चे सहित जमीन पे गिर जाती है। और बाद में जब उसका पति यानी कि चिड़ा आता है, तो वो देखता है कि वो मरी हुई चिड़िया के पंखों में उसका बच्चा सुरक्षित है। तो मैंने ये दिखाया था कि देखो माँ की ममता ऐसी होती है, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को इतने प्यार से रखती है, तो इंसानों में तो बहुत ही ज्यादा प्रेम, स्नेह, ममता है। तो मैं बच्चों को भी अपने जब सिखाती थी तो ये कहती थी अपने मदर फादर को, अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करो, सम्मान करो, क्योंकि शायद उनसे ज्यादा बेहतर आपको समझने वाला कोई नहीं है। हमारा गर्ल्स स्कूल है, मैं बच्चों से कहती हूँ आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले अपनी मदर से शेयर करो, कि आपकी मदर सबसे अच्छी दोस्त है और मदर फादर को बताएगी कि आपको क्या दिक्कत है। वहां भी अगर समस्या का समाधान नहीं आता है, तो जो आपका सेकंड फैमिली है, वो परिवार है, वो स्कूल है, यानी कि आपकी टीचर है। टीचर को कॉन्फिडेंस में लेकर जिस पर भी आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, उससे जाकर अपनी समस्या का निदान करने की कोशिश करो, तो शायद आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से ये सर क्या है, हमें बच्चों में ये तो भावनाएं डालनी ही पड़ेंगी कि हमारी जो मॉरल वैल्यूज है उनका ख्याल रखें। और हम बहुत छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, जब हम मतलब चीख कर भी लोगों तक, अगर अपनी नाटक में क्या होता है, जोर जोर से तब वो पीटते हैं, ढोलकी पीटते हैं, नाल ले जाते हैं, हम मंजीरे ले जाते हैं, उनको बजाते हैं और कहते हैं आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। सड़क पर तो यही तो करते हैं, क्योंकि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर मचाना भी वहां जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम सीधे खड़े रहेंगे ना, आप सड़क पे खड़े हो जाइए, एक जगह खड़े होकर ऐसे ही ऐसे डांस करने लगी, हिलने लगी, बेतरतीब कोई ऐसी हरकतें करने लगी ताकि लोग आपकी तरफ देखें, और जब लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए तो आप अपनी बात को उनको आसानी से समझा सकते हैं। तो हम यही हमारी स्क्रिप्ट में कोशिश रहती है कि हम इस तरह से शोर मचाए कि ताकि वो बात दिल तक चली जाए और शायद उस पर लोग अमल करना शुरू कर दें। तो एक अच्छी स्क्रिप्ट वही होती है कि जो पढ़ने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि लिखने वाले ने कुछ तो लिखा है, कुछ तो बात है जो आपके दिल तक आ रही है, या कुछ तो बात है जो आपको समझनी चाहिए, समझानी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। तो मेन उद्देश्य यही होता है किसी भी नाटक का या किसी भी लेख का, कि हम अच्छे से अपनी बात को बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरत से, बहुत सीधे तरीके से, सरल तरीके से आप तक पहुंचा पाए। जी सर। जी, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से समझाया, लेकिन मैं ये जानने में भी उत्सुक हूँ कि आपने नुक्कड़ के अलावा किसी और विधा में भी स्क्रिप्ट लिखी क्या? मैंने एकांकी भी लिखी है सर, लेकिन मैंने कहानियां ज्यादा लिखी हैं सर, जो हमारे मतलब जैसे मॉरल वैल्यूज के ऊपर भी लिखी हैं, और मेरे चैप्टर भी आए हैं। 8th की एक बुक है TLM में, जो जिसमें कि हिंदी रसधारा, उसमें मेरी कहानियां भी हैं और मैंने चैप्टर भी बनाए हैं, उन पे वर्कशीट्स भी बनाई हैं बहुत।
जो क्लास वाइज 6, 7, 8, 9, 11 के लिए भी। तो मेरी वर्कशीट्स भी हैं जो हम बनाते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। व्याकरण के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा, जैसे एक कैंडल बनाई, उस कैंडल में मैंने बहुत सारे कलरफुल रंग भरे और रंगों में मैंने नाम लिखे, फिर एक नीचे उसका बॉक्स बनाया, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह से बहुत सारी मैंने वर्कशीट्स ऐसी बनाई है जो बच्चे खेल खेल में ही उसको कर सकते हैं। तो ये भी मेरा काम रहा है। बाकी जी सर। तो आपका अनुभव पढ़ाई से इतर बहुत सारी चीजों में रहा और बहुत सारा आपको अनुभव मिला। आप नई शिक्षा नीति 2020 के प्रति कितनी आशान्वित हैं? सर, नई शिक्षा नीति जो है वो लोगों के लिए, हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए फायदा तो देगी ही। ऑब्वियसली जब हम किसी भी नीति का, किसी भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो एक चीज मैंने नोट किया है कि जो पॉलिसीज मेकर होते हैं ना, वो एसी रूम्स में बैठकर पॉलिसीज तैयार होती हैं। जब हम ग्राउंड लेवल पर उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तब उसकी खामियां और कितना सक्सेसफुल रहा, कितना सफल रहा, वो नजर आता है। पर मुझे लगता है कि 2020 की जो शिक्षा नीति है वो काफी सफल रहेगी, लेकिन बीच बीच में चेंजेस भी होते रहते हैं। अगर ऐसा लगेगा कि इनमें से कोई चीजें जो है वो हमारी जो नई पीढ़ी है उसके लिए ठीक नहीं है, तो बीच बीच में चेंज भी किए जाते हैं। एससीईआरटी, एनसीईआरटी और बहुत सारी पॉलिसीज मेकर लोग हैं जो ये रिपोर्ट देते हैं कि ये चीज में ये तब्दीली होनी चाहिए। और तब्दीली होना तो शायद जरूरी ही रहता है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा, अगर हम एक लाइन सीधी खींचते चले जाएं सर बहुत 1 किलोमीटर तक, तो थोड़ी दूर जाकर वो हमें तिरछी होती नजर आ जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारी नीतियां भी हैं, समय के लिए परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि समय के अनुकूल हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाना चाहिए, और ऐसा परिवर्तन होते भी रहते हैं। तो हमें हमेशा आशान्वित ही रहना चाहिए कि जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, और अगर कुछ कमियां भी है तो कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ सुधार भी हो, ताकि आगे की जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो उससे अच्छा सबक सीख पाए। क्योंकि हम इसीलिए तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम और आप जो पॉलिसीज की बात करते हैं, कहते हैं ना, अंधेरे में उजाले के सलोने स्वप्न देखे दो। जो हमारे बच्चे हैं, अंधेरे में उजाले के सलोने स्वप्न देखें वो, करे खुद पर भरोसा, अंधविश्वासों को तोड़े वो। अंधेरा चीर कर, अंधेरा चीर कर मैं उनकी खातिर धूप लाता हूँ, मैं शिक्षक हूँ पढ़ाता हूँ, मैं शिक्षक हूँ पढ़ाता हूँ। तो हम लोग का काम है। बहुत सुंदर, बहुत सकारात्मक विचार आपके। बढ़िया, धन्यवाद। हमारा एक दर्शक है आनंद नेमा जी मध्य प्रदेश से, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने विद्यालय में अपने नाटकों व मंच संचालन की विधा को लेकर कोई कार्य किया है? जी सर, अगर आप इधर हमारा विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में देखें, तो मैंने बहुत सारे नाटक, स्पीच शो किए हैं अपने बच्चों के साथ, और मेरे बच्चे भी जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं। और मैंने स्त्री शिक्षा के ऊपर, आपका जो है ये चाइल्ड एजुकेशन, मतलब काफी विधाएं हैं जिसमें कि आप ये सोच सकते हैं। मैंने नुक्कड़ नाटक ज्यादा किए हैं, जैसे शिक्षा की नीतियां हैं, इनको लेकर एक किया जो कि अब यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, और बेटी बचाओ पर भी काफी किया है हमने। तो हमारा जो ये विधानसभा क्षेत्र है, ये रामनिवास गोयल जी का आता है, और जो हमारे विधायक है रामनिवास गोयल जी, आप जानते हैं स्पीकर विधानसभा, वो वास्तव में बहुत ही क्रिएटिव हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं टीचर्स के लिए। जैसे हम कभी किसी चीज के लिए जाते भी हैं कि सर हमने ये एरिया अडॉप्ट करना है, यहाँ पर हमने जो है आपका डेंगू का है, तो डेंगू से रिलेटेड हमने बच्चों के मास्क बनाए, उनके चेहरे बनाए वैसे, और उनके मतलब उनकी टमी पर भी हमने पूरा लिखे रूल्स एंड रेगुलेशन। और वहाँ क्लस्टर में जाके राजीव कैंप है, तो पूरा आप जाकर देखेंगे तो वहां जाकर हमने बहुत सारे नाटक किए कि भाई आप सफाई किस तरह से रखें, किस तरह से आपको क्लीन दिल्ली करना है, किस तरह से नो टू प्लास्टिक वैक्स के लिए भी हमने बहुत सारी रैलियां निकाली। तो उसमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और हमें मटेरियल भी देते हैं। विवेकानंद कॉलेज में भी हमने ये प्रोग्राम किया, और हमारे बच्चों ने कॉलेज के बच्चों के साथ कॉम्पिटिट किया सर, और हमारे बच्चे फर्स्ट भी आए। तो इस तरह के जो हम करते रहते हैं बीच बीच में, जैसा भी, जितनी भी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से, क्योंकि स्कूल में रह के हमें अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना होता है,
और ईश्वर की दया से मेरा रिजल्ट 100% आता है, और 100% में भी 90% मेरा 73 नंबर से ऊपर बच्चे होते हैं, डिस्टिंक्शन होते हैं। आज भी मेरा रिकॉर्ड रहा है, चाहे मैंने हिंदी पढ़ाया चाहे इंग्लिश पढ़ाया, 100% रिजल्ट 24 सालों से तो मेरा रहा है। बाकी आगे के वर्षों में कैसा रहे ये मैं नहीं जानती, पर मैं अपने बच्चों से पूरी तरह से जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि बच्चे ही मेरी ताकत है। मुझे लगता है कि अगर बच्चे मुझे सही से सम्मान दे पाए, या कहीं मैं जा रही हूँ और वो ये कह पाई ये हमारी मैडम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करें कि हाँ हमारी एक टीचर थी। जब टीचर्स डे होता है तो 20-20 बच्चे सीमा सक्सेना बनने आ जाते हैं। लोग कहते हैं सीमा सक्सेना मैडम में ही क्या खास बात है, और भी टीचर बन जाओ। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप पर अच्छा महसूस होता है कि हाँ शायद कुछ ऐसी बात होगी जो बच्चे मुझे पसंद करते हैं। तो मैं बच्चों से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जुड़ी हुई रहती हूँ सर। उनकी जो परिवार की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे फाइनेंशियली इतनी अच्छे स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनको जहाँ भी जो सपोर्ट होता है, तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है टीचर्स का, 5-6 टीचर्स का, जो अपने बच्चों का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, स्टाफ को पार्टी नहीं देते सर। हम उतना कंट्रीब्यूशन एक डब्बे में डाल देते हैं, उससे सर्दियां होती हैं बच्चों को स्वेटर पहना देते हैं, जूते पहना देते हैं सर, यूनिफॉर्म लेके दे देते हैं। हालांकि यूनिफॉर्म स्कूल से ही प्रोवाइड कराती है सरकार, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको जरूरत है पढ़ने के लिए, तो हम वहां उनकी मदद कर देते हैं। इतने बड़े तो है नहीं हम जो बहुत मदद कर पाए, लेकिन जितना बन पड़ता है उतनी हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकें या उनकी सहायता कर सकें। तो यही है सर, क्योंकि हमें सिखाना है बच्चों को कि क्या भला है क्या बुरा है, तो हम कोशिश हमारी यही रहती है। बाकी जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करा लेते हैं। मैं बहुत ही ईश्वर में विश्वास रखने वाली हूँ, और अभी तो माता के दिन चल रहे हैं, पूरे नवरात्रे रखती हूँ, तो मुझे तो बहुत भरोसा है कि मैं ईश्वर पे विश्वास करके जो अच्छा काम करूंगी तो ईश्वर उसका फल मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे बच्चों को जरूर देगा। नहीं, ईश्वर ने आपको पूरा फल दिया है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मैम, क्योंकि आपने बताया आपकी बेटी डॉक्टर है, हाँ और आपको देख के ऐसा लगता है कि अभी आपकी नौकरी शुरू ही हो रही है। 10-5 ही साल हो रहे होंगे आपकी नौकरी में आए हुए। तो ये संध्यावसान आ चुका है, अब शाम की बेला चल रही है। ये तो स्टार्टिंग से मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, यूएस से करके आया है एमटेक मास्टर्स, और मेरे बेटे की भी शादी हो चुकी है और मेरी बेटी की भी शादी हो चुकी है। एक छोटा सा बेटा भी है मेरी बेटी के पास। ईश्वर की अनुकंपा है, शायद मुझे मेरी किस्मत से ज्यादा ईश्वर ने दिया है, और मैं उसका बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि हे ईश्वर, जितना तूने मुझे दिया शायद मैं इसके काबिल नहीं थी, लेकिन धन्यवाद। इस सबको ऐसे ही बनाए रखे और आगे ये बस आगे बढ़ते रहें बच्चे मेरे ही क्या दुनिया के हर माँ बाप खुशकिस्मत रहें, उनके बच्चे बहुत बहुत आगे जाएं, बहुत उन्नति करें, क्योंकि सबकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है। ईश्वर ने इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बहुत अच्छी फिटनेस भी दी हुई है, और हम सबको आपसे ये भी सीखना चाहिए कि कैसे फिट रहा जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जी, तो आपके 3 विषयों पर हमने बातचीत की, थोड़ा सा एंकरिंग पर, फिर थोड़ा राइटिंग पर। अब हम संगीत की तरफ बढ़ते हैं। आपको संगीत का भी बहुत शौक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में आपकी काफी रुचि है, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती भी हैं या केवल सुनती भी हैं? मेरा जो सब्जेक्ट है वो तबला है। अच्छा। तबला में मैंने डिप्लोमा किया था, और बहुत ग्वालियर घराने से मैंने किया, इलाहाबाद से, प्राग संगीत समिति इलाहाबाद से। तो मैं जितने भी प्रोग्राम होते थे अपने स्कूल के भी और वैसे भी, तो मैं साथ में तबला प्ले करती हूँ। तो ये मेरा शौक है एक्चुअली। और हम काइस्ट हैं, तो काइस्तों में तो कहा जाता है कि सबको सब कुछ आना चाहिए। तो जब हम अपनी बहनें और सब बैठते हैं तो शायद ढोलक, नाल, तबला, इसके लिए हमारे यहाँ हम काफी हो जाते हैं किसी भी घर में बैठ के शोर मचाने के लिए। तो संगीत की बात तो ये है, संगीत दिल से जुड़ा हुआ होता है सर। ने तबले की थाप पर गांव में जो है चौपालों में तबले की थाप पर लोगों को नाचते नहीं देखा। अगर बांसुरी पर नाचते हुए, वीणा पर नाचते हुए आप देखिए किसी ने सांप को नहीं देखा, तो फिर क्या देखा हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान की सरजमी ही ऐसी है कि विषधर नाग भी जो है मस्त हो जाते हैं जब बीन बजती है। तो संगीत पे तो जादू है। संगीत के बिना तो कुछ भी नहीं है, तभी तो कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो
साहित्य, संगीत और कला, इनके बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बेकार है, वो पशु समान है और पृथ्वी पर भार ही है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में संगीत है, हर व्यक्ति में बहुत ही ज्यादा कुछ करने की, बस ये है कि अवसर की बात रहती है। हम सब में एक अच्छा व्यक्तित्व है, हम सब में एक अच्छा कलाकार है, बस जिसको अवसर मिल जाता है। अब जैसे मुझे एक सुअवसर मिला है आपके कार्यक्रम में आने का, मैं तो करोड़ बार आपको नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, ये पल मेरी जिंदगी के बहुत बेहतरीन पल हैं कि मैं आप जैसे लोगों से बात कर पा रही हूँ, जो ऐसे मंझे हुए व्यक्तित्व हैं, जो लोगों की प्रतिभाओं को उभारने का काम करते हैं। सर, ये सागर है, हिंदुस्तान एक सागर है, बहुत सारे मोती हैं इसमें, सीप में मोती छिपे हुए हैं, बस निकालने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है। कहते हैं ना, मिट्टी था रख के चाक पे, मिट्टी था रख के चाक पे, कुछ यूं घुमा दिया, कौन हाथ था मुझे क्या से क्या बना दिया। न जाने कौन सा हाथ था जो मुझे यहाँ तक तराश के ले आया। और मैं उन सब हाथों को, जिन्होंने मेरे इस जीवन के सफर में मेरी मदद की और मुझे तराशने में, आगे बढ़ाने में मेरा योगदान दिया, मैं हमेशा उनका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ईश्वर ऐसे ही बरद हस्तों में मुझे रखे, ऐसे ही अच्छे हाथों में रखे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और कुछ समाज के लिए भी कर सकूं। जी, ऐसे ही एक मोती आप भी हैं जो हमारे शो में हैं। जोशी सर कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, मैंने कहा ऊपर वाला कौन सा हाथ था, वो ऊपर वाले का हाथ था जो उठाता है। जी, ऊपर वाला सर नीचे वाले को भी अपना एक दूत बना के भेजता है, क्योंकि ऊपर वाला खुद नहीं आता, वो सहारा देता है। जैसे कहते हैं ना, गुरु कुमार शिशु कुंभ है, अंदर बाहे चोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, यानी कि वो बाहर से चोट मार के उसको एक घड़े में तब्दील कर देता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी। बात वही है कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया, है ना। तो वो ईश्वर का ही वरदान है। मेरी विडंबना ये रही थी, बहुत जल्दी ही उन्होंने मेरी माँ को मुझसे जुदा कर दिया, ये मेरे भाग्य की ही विडंबना रही। लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ को अभी भी याद करती हूँ, और सच में बहुत अच्छी होती है माँ। हर पल हम दुख दर्द से शेयर करते हैं। आज बहुत सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा सीखने समझने की कोशिश की, और आपने बहुत अच्छे अनुभव हम सबसे शेयर किए। बड़े कीमती अनुभव थे, वो अमूल्य अनुभव थे। हमारा शो का 1 घंटे का लगभग समय है और हम 1.5 घंटा लगभग पहुंचने जा रहे हैं। तो मैं शो के अंतिम चरण में आपसे पूछूंगा, आप कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती थी अभी तक नहीं कह पाई तो याद कीजिएगा। तब तक मैं जोशी सर को आमंत्रित करता हूँ आज के सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि उस रोचक प्रश्न का उत्तर क्या है। जोशी सर, उसके कोई उत्तर पता नहीं आए कि नहीं आए। सर 2 उत्तर आए थे। अच्छा, आज के प्रश्न को यदि आप स्क्रीन पे ले आएंगे ना जी, तो ये रहा सर। होगा, क्योंकि यदि आप देखिए, मैं आपको 2 सेंटेंस बताता हूँ, उसमें उस प्रश्न का उत्तर निहित है। देव उठ गए हैं, ब्याह शादी का मौसम है, मेहंदी बिना भला कोई ब्याह होता है। मेहंदी जो है वो आज का उत्तर है, क्योंकि मेहंदी जो है वो धैर्य का निबंध है। मेहंदी प्रिया के हाथ रूपी कमल पर उगा एक हरित उपवन है। मेहंदी का शिलालेख स्त्रियों ने अपने हाथ पर लिखती हैं वो लोग। वो शेष तो रहता है 1 आध महीने, लेकिन मेहंदी एक युग है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कहा कि प्रेम में रची हुई मेहंदी नारायण की स्मृति रेखा की तरह कोमल और पवित्र होती है। तो आज का उत्तर था मेहंदी। मुझे पता नहीं कि उत्तर आया कि नहीं आया। मेहंदी आया? भटजी, आपकी आवाज नहीं है। सॉरी सर, सॉरी। एक उत्तर आया था सेतुबंध, रजनीकांत शुक्ला जी ने भेजा, और दूसरा रमेश खुराना जी कह रहे हैं माँ। ये 2 उत्तर आए। मैंने इसलिए, आप देखिए उसको, वो
हिंदी में मैंने कुछ हिंट देने की कोशिश की थी उसको। जी मेहंदी जो है वो डिजाइन की विषय वस्तु नहीं है। मेहंदी अपने आप में ये कहा जाता है जितनी गहरी होगी प्यार का रंग उतना ही गहरा होगा। जी तो मेहंदी उत्तर था। जी। तो कोई भी सही उत्तर नहीं आया सर आज। केवल 2 उत्तर आए हैं, माँ और सेतुबंध। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा मैम। हम पुनः आपके पास लौट रहे हैं। मैंने जैसा आपसे पहले अनुरोध किया था कि कोई ऐसी बात जो महत्वपूर्ण हो और छूट रही हो आपके वक्तव्य में आज के, जो आप अनुभव शेयर करना चाहती हो कुछ और, तो बताएं प्लीज। सर, अनुभव तो एक विशाल सागर है। आप जितना भी बात करेंगे अनुभव निकल के ही आते हैं। एक छोटी सी कविता है जिसको मैं सुनाना चाहूंगी जी स्वागत। कि मेरी कलम बहक उठी, मेरी कलम बहक उठी, अजीब काम कर गई, ये तितलियों के पंख खास सुर्ख रंग भर गई। मेरी समझ में आ गया ये रंग रुख ए जिंदगी, मेरी समझ में आ गया ये रंग रुख ए जिंदगी। अब आस एक शाम की ये टूट कर बिखर गई। नजर नजर उलझ गई, नजर नजर उलझ गई, झुकी नजर उठी नजर, नफस नफस महक उठा। नफस कहते हैं सांस। नफस नफस महक उठा, नजर नजर असर गई। शहर वही, शब वही। शहर कहते हैं प्रातः काल, सुबह, मॉर्निंग। और शब वही यानी कि तुम भी वही, यानी कि आप भी वही। शहर वही, शब वही, एक तू वही नहीं। शिकायतों में जिंदगी तेरी मेरी ठहर गई। कहाँ कहाँ बता वो मस्तियां, कहाँ बता वो शोखियां, चलो जरा जो लौट कर बता जरा उमर गई। तो हम इस छोटे छोटे झगड़ों में अपनी जिंदगी को निकाल देते हैं और उम्र बीत जाती है। तो मेरी कलम ऐसे ही बहकर कुछ अजीब काम कर गई। और बहुत अच्छा शो है आपका सर। हम इसके समापन की ओर जा रहे हैं। मैं आपके शो के लिए कुछ अभी मुझे पंक्तियां याद आ गई हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वास्तव में। जैसे कि अभी इस फरिश्ते की, आप फरिश्ते ही हैं सर जो समाज को एक रुख दे रहे हैं। तो अभी इस फरिश्ते की असली उड़ान बाकी है। अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। आप ये ना सोचे कि आप मुकाम पर पहुंच गए। तो अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर की लहरों को, अभी तो उड़ने को नया आसमान बाकी है। तो आपके लिए खुला आसमान है। आप इसी तरह से आप उड़ान भरते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कहते हैं आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है, ये जमीन और ये आकाश बदल सकता है, और आदमी ही नए इतिहास का निर्माता है। और आदमी चाहे तो इतिहास बदल सकता है। तो इतिहास बदलने की शुरुआत में आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मन से शुभकामनाएं। आपका शो बहुत कामयाब रहे और यूं ही निरंतर आगे गति से बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आभार आपका सीमा जी। आपने बहुत अच्छी शुभकामनाएं हमको दी और हम आप जैसे मेहमानों और हमारे श्रोताओं दर्शकों की ऊर्जा के कारण ही इस शो को संचालित कर पा रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं गिरीश चंद्र जी, वो उन्होंने कुछ पंक्तियां आपके लिए निवेदित की है। मैं बोलना चाहूंगा, स्क्रीन पर भी लाइव है कि विपरीत परिस्थिति में कर्म कर अपना कर्तव्य निभाया सदा, जन उद्घोषित कर प्रेरणा का मार्ग दिखाया, सीमा न हो इस कार्य में अनवरत शिखर को प्राप्त करें और सदा हम सभी लाभान्वित हों, नित्य प्रभु से विनय करें। आपकी शख्सियत ने हम सभी को प्रभावित किया है और आपके कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया। आपका सादर अभिवादन गिरीश चंद जी कह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि गिरीश चंद जी ने जैसे हमारे मन की बात कह दी हो, जो हम कहना चाहते हो आभार के रूप में, गिरीश चंद जी ने पहले ही वो कह दी। गिरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे दर्शक हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, आभा काला हैं, शिवांगी पाठक हैं, चंद्रकांत जोशी हैं, डॉक्टर ज्योति गांधी हैं, गीतिका जोशी हैं, मंजुला पांडे हैं, आनंद नेमा है, राकेश स्वामी जी हैं गुजरात से, अशोक कुमार प्रधान जी हैं उड़ीसा से, हरिश्चंद भट्ट जी उत्तराखंड से, और लॉन्डर हमारे वर्मा साहब हैं, पूरन सिंह बोरा है, अशोक कुमार प्रधान उड़ीसा से, कश्मीर से फरीदा मैम है, राजेश कुमार पांडे जी हैं, खुराना साहब हैं, अतुल शर्मा जी हैं देहरादून से, और बहुत सारे दर्शक हैं, सैकड़ों हजारों दर्शक हैं मैम जो आपको शुभकामनाएं भेज रहे हैं लगातार।
तो हम आप सभी दर्शकों के आभारी हैं कि आपने राष्ट्रीय स्तर के शो में एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संचालिका को आज सुना, उनको जाना, उनको समझा, और सूरत से सीरत से इतनी खूबसूरत वो है कि हम उनके विचारों से आनंदित हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ आज सीमा सक्सेना जी थी, जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव थी। बहुत अच्छी एंकर, बहुत अच्छी लेखिका और संगीत में तबला बजाती हैं। महिलाएं बहुत कम तबले में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आप तबले के भी बहुत अच्छी कलाकार हैं। तो आपको शुभकामनाएं आगे के लिए कि आप बहुत अच्छे एंकर बने और हम किसी अच्छे टीवी चैनल में, किसी अच्छे कार्यक्रम में आपको लगातार ऐसे ही देखते रहें। आगे भी आने वाले समय में ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और सर कहते हैं ना, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी शाम हो गए। तो आप हम याद रख जुड़े रहेंगे ऐसे ही लगातार आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। और ये उजालों की शाम हम होने नहीं देंगे मैम, हम हमेशा उजाला ही रखेंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, दिल से आभार, मिलते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। कल शाम ठीक 7 बजे हमारे साथ दिल्ली से ही हमारे कला शिक्षक दीपक अम्बुज जी लाइव होंगे और हम उनसे कला की बारीकियां सीखेंगे। आज हमने मंच संचालन और स्क्रिप्ट राइटिंग, इन सब चीजों के बारे में जाना। तो आप सबका धन्यवाद, जोशी सर का धन्यवाद। कल शाम 7 बजे तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। कल 133वें एपिसोड में हमारे साथ दीपक सर होंगे, दीपक अम्बुज जी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।